हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रकाश सिंह परवाल है और मैंने कई साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है और फिलहाल मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाता था, मैं उसके कुछ लेक्चर्स या उसके कुछ टॉपिक्स यूनिट बाय यूनिट मैं चलाना चाहता हूँ। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले बीटेक फर्स्ट ईयर में चलता था, लेकिन अब बीटेक सेकेंड ईयर में सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये एकेटीयू में तो एकेटीयू के हिसाब से बता रहा हूँ, एकेटीयू के हिसाब से सेकंड ईयर में चलता है। बाकी और यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी कि फर्स्ट ईयर में चलता है, जहां तक मुझे पता सेकंड ईयर में तो चलता ही चलता है। सिविल और मैकेनिकल के लिए खासकर बहुत ही मेन सब्जेक्ट है किसी भी कंपटीशन के लिए और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जिस स्टूडेंट की मैकेनिक्स अच्छी हो है तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि वो एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर है या उसकी जो कंसेप्ट है उसके जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और कंटेंट को ध्यान रखते हुए, सिलेबस को ध्यान रखते हुए। ये नहीं कि हम सीधे एकदम टफ प्रॉब्लम्स आपको करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा वीडियो बने ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं वो भी बात को समझ जाए। और ये मिक्स लैंग्वेज में ये वीडियो मैं बनाऊंगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी मिक्स, क्योंकि मैं पता है कई बच्चे जो है अगर प्योरली इंग्लिश बोले तो उसमें भी दिक्कत है और प्योरली हिंदी बोले तो इंग्लिश वालों को दिक्कत है। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपको क्या करना है, हमको मतलब दोनों मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ओके, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर फर्स्ट। सबसे पहले बात आती है कि चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझ में आती है बात की, अगर हम मैकेनिक्स सबसे पहले ये समझना है कि मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो बाद में है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे, कहीं पर भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स, हम हर बार बोलते हैं मैकेनिक्स मैकेनिक्स मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फोर्सेस। मैकेनिक्स इज बेसिकली the study is basically the study of forces। अच्छा, मैकेनिक्स में सिर्फ फोर्सेस की स्टडी करते हैं क्या, सिर्फ फोर्सेस की पढ़ाई करते हैं, ऐसा है क्या? ये ऐसा तो क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्ट। भाई इफेक्ट क्या है? सिर्फ फोर्सेस की पढ़ाई करनी है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका इफेक्ट, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पर उस फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को स्टडी करना है, उससे क्या होगा ये हमें देखना है। ओके, अब जहां तक बात है, अगर हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई करें, हालांकि हमारा सब्जेक्ट अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो इसमें भी हमें ध्यान देना है कि हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो मैकेनिक्स को भी अगर हम क्लासिफाई करें तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके, और दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फिलहाल हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ मैकेनिक्स में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब है यहां पर फ्लूइड से वास्ता होगा। फ्लूइड की एक सिंपल सी डेफिनेशन, अगर एक ज्यादा, क्योंकि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो भी चीज बह सकती है उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। हवा बह सकता है तो वो भी फ्लूइड है, पानी बह सकता है वो भी फ्लूइड है, और भी कई लिक्विड है जो बह सकते हैं, तो दिस ऑल आर फ्लूइड। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो भाई जब हमें फ्लूइड नहीं पढ़ना है तो फिर हमें किस तरह की बॉडीज पढ़नी है, मतलब हमारी जो बॉडीज होंगी, जो स्पेशल बॉडीज होंगी, उनका नाम क्या होगा, क्या बॉडीज होंगी, उनका क्या नाम होगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बेसिकली दो चीजें पढ़ेंगे। एक कहलाती है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, और दूसरी कहलाती है डिफॉर्मेबल या फिर सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, तो इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और दूसरे का नाम है डिफॉर्मेबल। चलिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड मतलब बेसिकली इसका नाम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, तो जाहिर सी बात है इसमें रिजिड बॉडी का वास्ता होगा, और अगर डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स है तो यानी कि डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, या रिजिड बॉडी को, पहले रिजिड बॉडी को देखते हैं।
तो रिजिड बॉडी का नाम आपने क्लास 11th में, 11वीं में, 12वीं में सुना ही होगा। रिजिड बॉडी एक मतलब सिंपल सी अगर डेफिनेशन कहें कि रिजिड बॉडी भैया एक ऐसी बॉडी है जिस पर बल लगाने पर या फोर्स लगाने पर उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि नहीं होता है तो इस तरह की, या फिर उसकी अगर फोर्स लगाएंगे तो अगर शेप और साइज में परिवर्तन हो भी रहा है तो वो नेग्लिजिबल है, या उतना तो यार काउंट ही नहीं होगा, वो बेकार है उतना। तो इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका शेप और साइज बिगाड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, माना कि एक वस्तु बहुत ठोस है, लेकिन अगर हम उसको कड़ा प्रहार करें तो वो भी चकनाचूर हो सकता है, यानी कि डिफॉर्म हो सकता है। जो यहाँ पर जो शब्द आया डिफॉर्म का मतलब है चकनाचूर हो जाना या उसका शेप पूरी तरीके से बिगड़ जाना। अच्छा, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स मतलब ये है। अब जैसे ये तो डेफिनेशन ऐसी होगी कि रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी व्हिच डज नॉट अंडरगो डिफॉर्मेशन या वेरी लिटिल डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यदि बाह्य बल लगाया जाए तो बॉडी की रूपरेखा, उसकी संरचना में यदि कोई परिवर्तन ना हो या परिवर्तन हो भी तो बहुत कम हो, इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक डेफिनेशन, लेकिन इसकी एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन ये बनाई गई है। मान के चलते हैं एक हमने इस तरीके से शेप बना दिया। अच्छा, दूसरी चीज, रिजिड बॉडी का कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता। कोई शेप और साइज फिक्स नहीं है, आप ऐसे उठा के कैसा भी बना सकते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर रिजिड बॉडी में कोई एक रिजिड बॉडी में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, बॉडी के अंदर एक बॉडी पर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है दैट इज बी। मान के चलते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बता रहे, दूसरी डेफिनेशन, मान के चलिए आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। फोर्स तो सभी लोग समझ रहे हैं, बल लगाया। कोई जरूरी नहीं कि आप एक बल लगाएं, चलिए 2 बल लगा दीजिए F2, चलिए तीसरा बल लगा दीजिए दैट इज F3, ये 3 हो गए। अब मान के चलिए बॉडी यहीं पर रखी है, मान के चलो बॉडी की यही पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन, मतलब ये बॉडी इसी जगह पर रखी हुई है और इस पर 2 पॉइंट ए और बी। जब हमने इस पर फोर्स लगाया, बल लगाया, तो बॉडी खिसक के मान के चलिए दूसरी जगह पर यहां पर कहीं पहुंच गई। चूंकि बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है, जब भी पोजीशन यानी कि स्थिति चेंज हुई है तो यहां पर ये पॉइंट अब यहां पर है और ये पॉइंट यहां पर है। मान के चलो अब इस पॉइंट का नाम लेते हैं ए डैश और दैट इज बी डैश। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर पॉइंट तो वही है, बॉडी खिसक गई है, पॉइंट तो वही है, तो आपने ए डैश और बी डैश नाम क्यों दिया? अरे भाई, बॉडी चूंकि अपनी स्थिति चेंज की है, जब भी आप किसी बॉडी की पोजीशन नापते हैं, किसी पोजीशन के नापते हैं, तो कोई एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं। रेफरेंस एक्सिस, जैसे मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और मान लेते हैं यहां पर कहीं हमारा वाई एक्सिस है। तो इसके रेस्पेक्ट में अभी तो ये बॉडी यहां पर है ना, तो इसकी पोजीशन इतनी ही तो होगी। अगर ये खिसक के यहां पर आ गया तो इसकी पोजीशन इतनी हो जाएगी, मतलब जो सीधी पोजीशन है, एक्स वाली पोजीशन इतनी हो जाएगी और वाई वाली पोजीशन इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसने अपनी मतलब पोजीशन जो स्थिति है वो चेंज की है, इसलिए पॉइंट का नाम ए बी ना रखे, हमने ए डैश बी डैश रखा, और कोई मकसद नहीं। तो मान के चलिए आपने बॉडी में फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद भी इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ही रही, 5 सेंटीमीटर ही रही। तो इसका मतलब ये जो बॉडी है ये हमारी जो है रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बॉडी, 2 पॉइंट्स के बीच में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो नियतांक रहेगी, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 बॉडीज इन द एनी 2 पॉइंट्स इन द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इवन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि बाह्य बल आप लगाएं भी, एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएं भी, तब भी बॉडी के 2 पॉइंट्स के बीच में यदि डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कोई परिवर्तन, यानी कि उसकी रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये बॉडी जो है दैट इज रिजिड बॉडी। तो ये एक इंजीनियरिंग जैसे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन या फिर ये सिचुएशन आपको वहां पर नजर आएगी रिजिड बॉडीज में। हालांकि कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया हमारी रिजिड बॉडी। उसके बाद आता है दूसरा नाम हमने लिखा था डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो ये जो बात चल रही थी, ये बात चल रही थी किसकी? रिजिड बॉडी की। और ये अब चलेगी बात किसकी? डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स तो हम लगाई देंगे भाई। मैकेनिक्स क्या है? फोर्सेस की पढ़ाई। खाली फोर्सेस की पढ़ाई नहीं भैया, उन फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है बॉडी के साथ, बॉडी चल रही है कि चलती हुई बॉडी रुक गई है कि बॉडी घूम रही है, इसको कहते हैं इफेक्ट, जो हम बाद में देखेंगे। क्योंकि अभी आपको लग रहा है इफेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी।
अब उसके बाद बात आती है किसकी, डिफॉर्मेबल बॉडी की। अब ये देखिए इसमें जो शब्द छुपा हुआ है डिफॉर्म, डिफॉर्म का मतलब है चेंज इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में परिवर्तन हो जाना। तो यानी कि बॉडी की संरचना में या बॉडी की जो रूपरेखा है साइज में उसमें परिवर्तन हो जाएगा। रिजिड बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके जस्ट विपरीत है आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी। इसका मतलब है यहाँ पर ये लेटर ऑन मतलब बाद में पढ़ाई की जाएगी डिफॉर्मेबल बॉडीज की, क्योंकि ये चैप्टर्स बिल्कुल लास्ट में आते हैं। स्टार्टिंग में हम जितनी भी बॉडीज को लेके चलेंगे वो सारी बॉडीज रिजिड है। मैंने पहले बताया था दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड है। जैसे ठीक है स्पॉन्ज ले लिया, आप स्पॉन्ज को हाथ से दबा दीजिए तुरंत उसका शेप साइज बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है यार ये तो डिफॉर्मेबल बॉडी हो गई स्पॉन्ज, ठीक। अभी आप पत्थर को या ईंट को हाथ में पकड़िए दबाइए, ईंट नहीं टूटेगा। तो आप कहोगे सर ईंट तो रिजिड है, लेकिन अगर आप ईंट को भी हथौड़े से मारोगे तो ईंट भी टूट सकती है, यानी उसका शेप और साइज बिगड़ सकता है, यानी बिगड़ने की संभावनाएं आ सकती है, तब तो वो डिफॉर्मेबल हो जाएगा। यानी कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक रिजिड बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी में परिवर्तन हो सकती है। अब बात करें स्पॉन्ज की, अभी हमने स्पॉन्ज को हाथ से दबाया, फोर्स ज्यादा लगा दिया तो उसका शेप और साइज बिगड़ गया। अभी मान चलो स्पॉन्ज हमने यहाँ पर रूम पर रखा हुआ है, कमरे पर रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई हल्की सी चींटी गिर जाती है, क्या तो उस चींटी का वेट इतना थोड़ी होगा, चींटी का जो बल होगा या चींटी का वेट होगा वो इतना थोड़ी होगा कि उसके शेप और साइज को बिगाड़ दे। तब आप कहोगे सर स्पॉन्ज तो रिजिड बॉडी, क्योंकि उसका शेप और साइज बदल नहीं रहा है, जबकि चींटी अपना बल लगा रही है, तो चींटी अपने वेट के फॉर्म में बल लगा रही है, वेट के फॉर्म में फोर्स लगा रही है। इसका मतलब है रिजिड बॉडी की कोई नहीं है कि कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है, कोई भी बॉडी डिफॉर्म, ये तो हमारी स्टडी के ऊपर है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, उसके हिसाब से वो बॉडी रिजिड कहलाई जा सकती है। उसी के हिसाब से वो बॉडी कभी-कभी सॉलिड भी होगी, मतलब डिफॉर्मेबल भी होगी, और अधिकतर केसेस में वो रिजिड होगी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी की खासियत ये होती है कि इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। इंटरनल फोर्सेस यानी कि अंदर तक आघात हो जाएगा, यानी कि अंदर तक जब आघात होगा तो बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, यानी कि बॉडी के अंदर इंटरनल आंतरिक बल यानी कि इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे। ये हम लोग लेटर ऑन स्टडी करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी आपकी मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। मैकेनिक्स को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मतलब बहता हुआ, उसकी ये बिल्कुल चैप्टर ही अलग है, मतलब चैप्टर क्या हम कह रहे हैं, ये सब्जेक्ट ही पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स अलग है, हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल मैंने बता दिया रिजिड बॉडी क्या है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहां यहां पर हमने बात करी किसकी, इफेक्ट की। चलिए बात करते हैं अब इफेक्ट की। भाई आपने कहा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फोर्सेस को पढ़वाता है और उन फोर्सेस की वजह से कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उसको देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इफेक्ट की, बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इफेक्ट की, बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इफेक्ट, तो देखिए इफेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसको जरा देखा जाए। ओके, तो इफेक्ट की बात करें, ठीक है। अब मैंने बताइए 3 लाइनें बनाई हैं, इसका मतलब भैया पक्का 3 टाइप के इफेक्ट होंगे। तो एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी, ठीक है। दूसरा इफेक्ट होता है रोटेटरी और तीसरा इफेक्ट होता है जनरल प्लेन मोशन। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये चीज, जनरल प्लेन मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और जनरल प्लेन मोशन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ट्रांसलेटरी की। ट्रांसलेटरी का मतलब है बिल्कुल सीधे एक लाइन में डिस्प्लेस हो जाना, एक लाइन में खिसक जाना। मान के चलिए किसी सरफेस पर एक, ये सरफेस है, सतह है, इस सतह पर एक वस्तु रखी हुई है, इस पर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, मान के चलो बॉडी खिसक के यहां पर पहुंच गई, यानी कि बॉडी का ये वाला पॉइंट खिसक के यहां पर आ गया। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा गया, एकदम स्ट्रेट, सीधा सीधा गया, अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह के मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे मान के चलो अगर हमने चेयर को पकड़ के हाथ से खिसकाया या टेबल को पकड़ के हाथ से खिसकाया
या किसी किसी को धक्का दिया, सीधे से वो सीधे बस धक्का देके या किसी को पुश किया, तो समझ लीजिए वहां पर एक इसको हम लोग सिंपल कहेंगे ट्रांसलेटेड। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि भाई बल लगाओगे तो बॉडी खिसकेगी, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ ना कुछ खिसकेगी, तो वो सीधा खिसकेगी, सीधा खिसकेगी, स्ट्रेट लाइन में खिसकेगी, या फिर उसका पॉइंट मतलब जो है वो पॉइंट का जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, थोड़ा कर्व भी हो सकता है, लेकिन चलिए ठीक है, इजी करने के लिए हमने कहा कि स्ट्रेट है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं, दैट इज ट्रांसलेटरी। ठीक है, दूसरा है आपका कौन सा इफेक्ट, रोटेटरी। रोटेटरी जैसा नाम भी पता है कि अगर बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स की वजह से यदि बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो समझ लीजिए कि वहां पर फोर्स लगने की वजह से रोटेशन हो रहा है, फोर्स लगने की वजह से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैं ढीला पकड़ लूं और यहां पर एक फोर्स लगा और ये मार्कर कुछ इस तरीके से घूम जाए, मान लीजिए ऐसे लगाने पर ये इस तरीके से घूम जाए, मतलब एक तरीके से एक तरफ से हमने बिल्कुल टाइट नहीं कर रखा है, हल्का पकड़ रखा है, मतलब सिंपल सा, और हम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, हम यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से बॉडी इस तरीके से यदि मतलब इस पॉइंट के अबाउट या फिर एक खड़ी एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो इसका मतलब है बल लगाने पर बॉडी जरूरी नहीं कि खिसके, बल लगाने पर किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम भी सकती है या रोटेट भी कर सकती है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पर है, इसको हल्का यहाँ पर हमने एक पेन लगा रखा है और हमने एक फोर्स लगाया इधर यहाँ पर, ठीक है, ये फोर्स लगाया, ऐसे करके हम फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी है और यहाँ पर हमने इसको गाड़ा नहीं है, एक पिन के थ्रू यहाँ पर फंसा दिया ताकि थोड़ा लचीलापन रहे। अब जब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी देखिए इस तरह मोशन कर जाएगी, यानी कि इसकी किसी क्षण इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, फिर अगले क्षण इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, यानी कि पूरे तरीके से क्या करेगा, ये रोटेटरी करेगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेट, यानी कि बल लगाने पर सीधा भी जा सकता है भैया, बल लगाने पर बॉडी घूम भी सकती है किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट। और जनरल प्लेन मोशन, देखिए जो जनरल प्लेन मोशन है वो बड़ा मजेदार है, जब बहुत इजी, यानी कि जनरल अगर हम बात करें तो जनरल में आपका ट्रांसलेटरी तो आएगा ही आएगा, जनरल में आपका ट्रांसलेटरी तो आएगा और ट्रांसलेटरी के साथ एक और चीज आएगी, दैट इज क्या, रोटेटरी। ट्रांसलेटरी के साथ एक और चीज आएगी, दैट इज रोटेटरी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप बॉडी पर बल लगाएं और बल लगाने पर बॉडी चलेगी भी और बल लगाने पर बॉडी घूमेगी भी, तो इस तरह का मोशन कहलाता है बेटा जनरल प्लेन मोशन, इसको हम लोग कहते हैं जनरल प्लेन मोशन, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेटरी। अरे बहुत सिंपल सा एग्जाम है, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे बॉल लिया और बॉल को आपने ग्राउंड में ऐसे लुढ़का दिया, अब बताइए वो लुढ़कते लुढ़कते हुए आगे भी जाएगा, ऐसा थोड़ी कि अपनी जगह पर बस घूमता रहेगा, तो वो जब घूम रहा है तो वो रोटेटरी है, वो घूमते हुए आगे जा रहा है तो वो ट्रांसलेटरी, क्योंकि अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे कौन सा मोशन, दैट इज जनरल प्लेन मोशन। तो आपको बहुत सिंपल है, जो फोर्सेस का इफेक्ट है बेटा वो सीधा भी चला सकता है भाई, घुमाते हुए भी जा सकता है, और घूमना और चलना दोनों एक साथ भी संभव है। आप अपने नैतिक जिंदगी में दिन प्रतिदिन वाली जिंदगी के एग्जांपल्स बहुत आसानी से आप इसको ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया फोर्सेस के इफेक्ट का। अब धीरे धीरे अभी हमें क्या करना है भाई, सिलेबस के हिसाब से चलना है, माना कि ये बहुत छोटी चीजें आपको लग रहा होगा तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, एकदम से हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों में तो आएंगे नहीं, धीरे धीरे आएंगे, तो पहले कुछ बेसिक तो समझ लें कि भाई क्या क्या चीजें हैं हमारे सिलेबस के अंदर। ओके, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स, फोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं या गुण हो सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज हो, जो भी आप कहना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स। पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अभी आप समझेंगे, अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तीसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तीसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और चौथा है
लाइन ऑफ एक्शन, चौथा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और चौथा हमारा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की चार खूबियां हैं वैसे, हालांकि ये हमारा ये मानना है कि ये चीज और ये चीज सेम ही है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और लाइन ऑफ एप्लीकेशन है वो एक ही है, मतलब एक ही नजरिए से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फिर भी थोड़ा बहुत हम डिटेल आपको बता देंगे। देखिए फोर्स कहना फोर्स लग रहा है, ये सिर्फ इतना बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है फोर्स भैया किस जगह पर अप्लाई हो रहा है। अभी आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी, किसी बॉडी को हमने इस तरीके से यहां पर रख दिया, खड़े तौर पर रख दिया, बैठा के नहीं रखा, बैठा के रखने पर मान के चलो। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि बॉडी के किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये चीज हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कि किसी और पॉइंट पर अप्लाई होने पर, अगर बॉडी के किसी दूसरे पॉइंट पर अप्लाई होगा तो हो सकता है कि बॉडी की सिचुएशन कुछ और हो जाए, और किसी दूसरे पॉइंट पर अप्लाई हो जाए तो बॉडी पर इफेक्ट कुछ और होगा, ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए ये एक फोर्स हम यहां पर लगा दें F, तो इसकी वजह से बॉडी खिसक के, ये सीधे क्योंकि नीचे लगा रहे हैं, बॉडी के निचली जगह पर लगा रहे हैं, तो ये खिसक के यहां पर पहुंच सकती है, ये खिसक के यहां पर पहुंच सकती है। अब दूसरा केस देखिए, बॉडी वही है, खड़े तौर पर ऐसे की पतली सी बॉडी है, ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। मान के चलो ये फोर्स आपने यही लगाया, मान के चलो ये फोर्स था ये 20 न्यूटन का, वही सेम फोर्स आपने 20 न्यूटन का लगाया, लेकिन यहां नहीं लगाया, थोड़ा ऊपर लगाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी, रोटेट करने लुढ़क जाएगी, लुढ़क के गिर जाएगी, यहां पर टॉपल कर जाएगी इस तरीके से, टॉपलिंग करते हैं, टॉपल कर जाएगी इस तरीके से, गिर जाएगी। इसका मतलब है बॉडी के किसी एक पॉइंट पर फोर्स करना और बॉडी के किसी दूसरे पॉइंट पर फोर्स करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। इसीलिए ये है, बहुत जरूरी है कि बॉडी के किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उससे इफेक्ट बदल सकता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का परिमाण कितना है, वैल्यू कितना है। भाई हल्का फोर्स लगा है, क्या पता बॉडी चले ही ना, खिसके ही ना, ज्यादा जो, क्योंकि अगर हम किसी बॉडी को बक्से को खींचना चाहते हैं तो क्या थोड़ी ताकत लगे खींचेगा, कभी नहीं खींचेगा। तो यानी कि आपको बहुत ज्यादा ताकत आपको क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है उस मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स का परिमाण कितना है, कि भाई 1 न्यूटन है कि 100 न्यूटन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगला है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है फोर्स लग कैसे, जैसे ये बॉडी यहां पर रखी हुई है, मान के चलते हैं ये बॉडी यहां पर इस तरीके से रखी हुई है, इस बॉडी पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, ये 20 न्यूटन का। डायरेक्शन का मतलब है, मान के चलिए यहां पर हम एक एक्सिस बना दें, इस एक्सिस से ये 30 डिग्री 30 डिग्री का एंगल यहां पर मान के चलिए बनाना है, तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि भैया जो है 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कहें या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहें, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा एक्सिस कहें। आप कोई जरूरी कि हॉरिजॉन्टल से एंगल दिखाएं, आप वर्टिकल से भी एंगल दिखा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से भी दिखा सकते हैं और वर्टिकल तो खड़ी दिशा से भी दिखा सकते हैं। तो फिलहाल डायरेक्शन के लिए हम मैकेनिक्स में अधिकतर जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो हम एंगल ले लेंगे, और एंगल हमेशा दो एक्सिस ले लीजिए, सबसे आसान होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और खड़ी वाई एक्सिस। ऐसा कोई जरूरी कि जो सीधा है उसी को एक्सिस, कभी-कभी फ्रिक्शन की, घर्षण की जो प्रॉब्लम्स होती है, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम होती है, इसमें एक्सिस को चेंज भी कर देते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी है कि इसी को एक्सिस। चलिए फिलहाल सबसे आसान एक्सिस हमारी ये होती है, तो इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, तो इसे 30 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए आप एक्सिस का सहारा ले सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री कोण बना रहा है तो वाई से ये 60 डिग्री कोण बनाएगा, ये तो आप जान ही रहे हैं, आप किसी भी रेस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। फिर अगला है बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी किस लाइन पर अप्लाई होगा, यानी कि लाइन कुछ नहीं है, अगर ये जैसे ये फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा था, इस फोर्स को हम यहां पर डॉटेड लाइन बना दें और यहां पर डॉटेड लाइन बना दें इस तरीके से, यानी कि ये फोर्स इस लाइन में अप्लाई हो रहा है। तो कभी-कभी हो सकता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हमें फोर्सेस को आगे बढ़ाना पड़ता है। कई बार हम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो फोर्स भले ही अपने एक जगह पर लग रहा हो, लेकिन उसको कुछ आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें उस फोर्स को उसकी रेखा में या लाइन में आगे बढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए ये भी जरूरी होता है कि भाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है। तो लाइन कुछ नहीं है, उसी फोर्स की लाइन आगे खींच दीजिए, उसी लाइन की फोर्सेस को पीछे खींच दीजिए, तो समझ लीजिए उसी को हम लोग कहेंगे बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
ये चीज हो गया। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भाई हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, ये जो जैसे मान के चलो ये भी व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, ये तो खड़ा है, इसलिए लाइन ऑफ एक्शन भी आपको खड़ी नजर आ रही है, यानी कि वर्टिकल ऐसे करके। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल कर दें और इस पर अगर हम बनाए तो आप कहोगे भले ही वो टेढ़ा है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। क्योंकि अभी मान चलो ये बॉडी, ये व्हाइट बोर्ड को ही बॉडी मान लीजिए और व्हाइट बोर्ड पर एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, तो ये तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वर्टिकल कहेंगे क्योंकि खड़े तौर पर हो रहा है। अभी हम इस बोर्ड को बिठा दें और इस पर फोर्स लगाएं, वो भले ही टेढ़ा हो लेकिन फिर भी वो समतल में होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को कभी-कभी हम ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल प्लेन खड़े प्लेन पर है या समतल प्लेन पर है। और तो लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे भी बताया जाता है कभी-कभी। और लाइन ऑफ एक्शन का कुछ नहीं है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसकी लाइन आगे पीछे बढ़ा दीजिए, समझ लीजिए वही है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।